तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स ऑफ पॉइजनिंग। इसमें क्या पढ़ेंगे, मेंटेन ABC। पहले उसका एयरवे मतलब ठीक करना है, अगर नहीं सही ठीक है। ब्रीदिंग मेंटेन करनी है, ठीक है। सर्कुलेशन में मेंटेन करना है, और ड्रग्स बाद में ड्रग्स वगैरह दवाइयाँ वगैरह देंगे, ठीक है। उसका रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन, जो उसके अंदर पॉइजन उसने अभी खाया है तो पेट में गया, पेट से किसी तरीके से हमें पॉइजन को बाहर निकालना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट लगाना है। एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन बाय एक्सक्रीशन, ठीक है। किसी भी तरीके से डायूरेसिस वगैरह करा के एक्सक्रीशन वाला पॉइजन बाहर निकालना है। ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स, बाकी जो सिम्टम्स हैं, बुखार वगैरह आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस हिसाब से दवाई देनी है, ठीक है। चलो मेंटेन ABC के बारे में पढ़ते हैं। एयरवे मैनेजमेंट, एयरवे में इफ़ अ पर्सन हैविंग डिस्नोपिया, अगर डिस्मोनिया में अगर पेशेंट है, देन वी हैव टू चेक द एयरवे एंड मैनेज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट। देखो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, हेड टिल्ट, पहले हेड को ऊपर उठाना है और चिन को ऊपर लिफ्ट करना है। अगर वो देख रहे हो कि जहर की वजह से झाग वगैरह आ गया, तो झाग अगर आ गया है तो उसका जो एयरवे है वो कोई कॉटन का कपड़ा लेके उसको क्लीन करना है। माउथ गेज क्या करना है, एक मशीन होती है, मशीन को मुंह पे लगाया जाता है, जिससे क्या होता है अंदर अगर जो भी फंसा होता है वो बाहर निकल आता है। आपने मतलब शॉर्ट्स वगैरह में देखी होगी, रील्स वगैरह में, ठीक है। इंडोट्रैकियल ट्यूब क्या होता है, इंडोट्रैकियल ट्यूब एक यहाँ पर गले में एक चीरा मार के, जैसे मूवी वगैरह में दिखाया जाता है, यहाँ पर गले में एक चीरा मार के अंदर एक ट्यूब डाल दी जाती है, ठीक है, सीधा, जिससे सर्कुलेशन हो सके, ठीक है। वो इंडोट्रैकियल ट्यूब हो गए। ट्रैकोस्टॉमी, ठीक है। ब्रीदिंग मैनेजमेंट कैसे तरीके से करेंगे, इफ़ एयर वे इज क्लियर एंटिल देयर डिस्पोनिया, देन वी हैव टू चेक SpO2 चेक करते हैं। SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर आता है, उससे चेक कर सकते हैं। अगर उससे 90% से कम है, देन वी हैव टू अगर 90% से कम है, अगर जहर के केस में, जैसे किसी ने जहर खाया है, वैसे नॉर्मली 90 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जहर खाने वाले पेशेंट की 90% है तो उसे किसी तरीके से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा के 100% मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब अगर ब्रीदिंग कैसे करेंगे, अगर बाहर फील्ड में है, किसी ने जहर खाया, तो माउथ टू माउथ कर सकते हैं, या हॉलगन नेशनल मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में क्या करते हैं, ऑक्सीजन मेंटेन कर सकते हैं, ऑक्सीजन मशीन वगैरह लगा सकते हैं। मैनुअल वेंटिलेशन बाय एम्बू बैग, मतलब बैग के द्वारा जो नहीं होता, बैग एक मतलब लगा दिया, मास्क लगाया, बैग में दबा के ऑक्सीजन दी जाती है। मैकेनिकल वेंटिलेशन, हार्ट लग मशीन, मतलब मैकेनिकल वेंटिलेशन दे सकते हैं। सर्कुलेशन इफ़ देयर इज ब्रेडीकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया का मतलब होता है जब हार्ट रेट डाउन हो रही है, ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट बढ़ रही। और हाइपोटेंशन और द एबनॉर्मल ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, देन वी हैव टू मैनेज द सर्कुलेशन एज फॉलो। अगर हाइपोटेंशन और डिहाइड्रेशन है, हाइपोटेंशन माने क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका पल्स रेट भी गिर रहा है और हार्ट रेट भी गिर रहा है कहीं ना कहीं, तो आप IV फ्लूइड में चलाएंगे, RL चलाएंगे। हाइपोवॉल्मिक शॉक में चला गया तो IV फ्लूइड प्लस इंजेक्शन डोपामिन चलता है, ठीक है। हाइपर टेंशन में आ गया तो कैप नेफ्रेडिन या इंजेक्शन NTG चलता है। ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ सर्कुलेशन की आप डेफिनेशन लिखेंगे। देखो पेपर में कैसे तरीके से लिखना है। एयरवे मैनेजमेंट के बारे में सिर्फ एक डेफिनेशन, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद अगर आता है पूरा, अगर ये आता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग, सिर्फ इन पाँचों पॉइंट को लिखेंगे, फिर पाँचों पॉइंट में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से ये करना है। ब्रीदिंग मैनेजमेंट किस तरीके से करना, फील्ड में किस तरीके से करते हैं, सर्कुलेशन में क्या करते हैं, ब्रेडीकार्डिया में क्या करते हैं, ट्रैकीकार्डिया में क्या करते हैं, ये शॉक वगैरह वाला, ये वाला 3 पॉइंट आप छोड़ सकते हैं। उसका रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन, इन केस ऑफ इनहेल्ड पॉइजन द पेशेंट शुड बी केप्ट इन फ्रेश एयर। अगर उस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई तो उसे फ्रेश एयर में ले आओ, पहले तो वहाँ उस साइड से हटा दो। इन केस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, स्नेक बाइट, टॉर्निकेट मस्ट बी अप्लाइड इमीडिएटली जस्ट अबव द पॉइंट ऑफ। जैसे किसी को सांप वगैरह ने काटा है तो क्या होता है, उससे पहले हम लोग अरिष्ट बंधन करते हैं। अरिष्ट बंधन मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में, उसके पहले टॉर्निकेट बांध देते हैं, वही यहाँ पर बताया गया। इन केस ऑफ इंजेक्शन पॉइजन गैस्ट्रिक लिवाच इज़ यूजफुल विद इन 1 आवर। अगर किसी ने अगर जहर खाया है तो अमाशय प्रक्षालन 1 घंटे के अंदर अगर मरीज आ गया, तुमने उसका पेट साफ कर दिया अमाशय प्रक्षालन के द्वारा, तो वो सही है, गैस्ट्रिक लिवाज के द्वारा, तो वो बच सकता है, बचने के चांसेस उसके ज़्यादा। अब किन में गैस्ट्रिक लिवाज नहीं कराना, मतलब अमाशय प्रक्षालन नहीं कराना है, उल्टी वगैरह नहीं करानी है। अगर उसने कोई एसिड पिया है तो नहीं करा सकते आप, ठीक है। ड्यूरिंग कन्वल्जन्स, अगर किसी को झटके आ रहे हैं तो उस समय अगर आप उसका गैस्ट्रिक लिवाज कराएंगे तो हो सकता है पेट्रोलियम पॉइजन और मैकेनिकल पॉइजन, या कोई उसने ग्लास वगैरह पी रखा है तो ग्लास पीगा, आप अमाशय प्रक्षालन करा रहे हो तो ग्लास कहीं ना कहीं इंटरनली और डैमेज कर लेंगे, ठीक है। पेट्रोलियम मतलब कैरोसिन वगैरह पी लिया हो तो वहाँ पर भी ये घातक हो सकता है, ठीक है। इंड्यूस एमेसिस, रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन फ्रॉम द स्टमक विद गैस्ट्रिक कॉन्टेंट बाय द मीन्स ऑफ वॉमिटिंग इंड्यूस बाय एमेटिंग। अच्छा, दवाइयों के द्वारा, जैसे
सिरप आईपैक आती है, तो वो क्या करते हैं, उल्टी करवाती है। जैसे हम लोग उल्टी रोकने के लिए जब, लेकिन जहर खा लिया है, जो उसके पेट में जहर है उसे किस तरीके से हमें बाहर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, दवाइयों के द्वारा, दवाई देखो इसका हिंदी का मतलब ये हुआ, दवाइयों के द्वारा उल्टी को कराना। इंड्यूस एमेसिस वो क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंड्यूस एमेसिस। अब किस मैकेनिकल में क्या करते हैं, मुँह में बिल्कुल उसके मतलब आखिरी एंड तक उंगली डाल के उल्टी का एहसास कराएंगे। केमिकल क्या होता है, आईपैक सिरप 30 ml बड़ों के लिए और 15 ml बच्चों के लिए। आयुर्वेदिक में क्या करते हैं, आयुर्वेदिक में हम लोग क्या करते हैं, सेंधव लमड़ और एसटी मधुफांड, ठीक है, को विष वमनार्थ दिया जाता था, ठीक है। सेंधव लवण मिला के आप मतलब सेंधा नमक मिला के आप जल दे दीजिए, उसे उष्ण जल दे दीजिए तो उल्टी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम एज गैस्ट्रिक लिवास, जैसे जो गैस्ट्रिक में है थे कि कोरोसिव में नहीं देना वगैरह नहीं देना, उल्टी और पेट को सफाई करना, उसका होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट आर द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द पॉइजन। देखो एंटीडोट होते क्या, जो पॉइजन के उल्टे काम करके पॉइजन को न्यूट्रलाइज, जैसे किसी ने एसिड पिया तो उसे एंटीडोट में उसका क्या होगा, बेस होगा, बेस जाके एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा। सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस, तो कहीं ना कहीं वो उसे जाके न्यूट्रल कर दे, वही एंटीडोट होता है, ठीक है। नीड ऑफ एंटीडोट, देखो एंटीडोट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या वजह है एंटीडोट की ज़रूरत पड़ी, क्यों। अ पर्सन मे नॉट हैव द, देखो जो उसने जहर खाया वो पूरी तरीके से शरीर से निकला नहीं हुआ, या फिर जैसे गैस्ट्रिक लिवाज और वॉमिटिंग जहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, जैसे कि हमने कैरोसिन ले लिया, कोरोसिव एसिड में क्या होता है इंडिकेटेड होती है, तो वहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग मतलब वीक सेटिक एसिड वगैरह, सेटिक एसिड मतलब वहाँ जैसे किसी ने बेस लिया है NOH बहुत खतरनाक है, उसकी जगह पर हम सेटिक एसिड पिला सकते हैं। वहीं पर अगर किसी ने एसिड लिया है तो आप मतलब जो वीकर बेस हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। मैकेनिकल हो गया, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, मैकेनिकल को फिजिकल भी मानते हैं, ठीक है। उसके बाद केमिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, चिलेटिंग एजेंट, ठीक है। देखो एंटीडोट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खुद में 10 नंबर का आ सकता है, इसलिए बहुत इसे संभल के पढ़ना है, ठीक। एंटीडोट खुद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर हम लोग एंटीडोट के बारे में आगे पढ़ते हैं। क्या है एंटीडोट के बारे में, क्लासिफिकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल, द सब्सटेंस रेमेडी विच इम्पीड द एब्जॉर्प्शन और पॉइजन बाई द प्रेजेंस। देखो मैकेनिकल या फिजिकल वो होते हैं जो कुछ नहीं उसे न्यूट्रलाइज नहीं करते, लेकिन उसका अब्जॉर्प्शन अपने अंदर करके बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, वो मॉर्फिन, कोकेन और निकोटीन को अपने अंदर समाहित करके फिर शरीर से बाहर निकालने में मदद कर। डेमोस्ट्रेट, अंडे हो गए, स्टार्च हो गया, एग वाइट हो गया, मिल्क और मैग्नीशिया हो गई, ये क्या करते हैं, मतलब ये जो खाने होते हैं ये पॉइजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर ये गुदा मार्ग से निकल जाते हैं, ठीक है। वही इनका भी वही है, कैरोसिन, फॉस्फोरस इनमें नहीं देता। बल्कि फूड, जैसे किसी ने ग्लास पाउडर, किसी ने ग्लास पीस के पी लिया किसी ने, तो उसमें उसे भारी खाना देते हैं। जैसे भारी खाना क्या होगा, पेट में जाके साइड में लग जाएगा, तो वो पेट को कम नुकसान पहुंचाएगा, ठीक। केमिकल एंटीडोट क्या होते हैं, फॉर एसिड हम लोग नॉन कार्बोनेट जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत एल्कलाइज ले लिया तो वीक एसिड जैसे सेटिक एसिड, एसिटिक एसिड आपको बता दिया था, ठीक है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट पॉइजनिंग में, कॉपर फॉस्फोरस पॉइजनिंग में, टैनिक एसिड, ठीक है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही याद कर लिया कि केमिकल के लिए कौन सा होता है और मतलब एसिड के लिए कौन सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एसिड के लिए बेस इस्तेमाल करते हैं, बेस का एग्जाम्पल याद करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेस के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, बेस के लिए हम लोग वीक एसिड सेटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये याद कर लिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। NaCl वगैरह, पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह, ये इतना जाने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल एंटीडोट आपको याद करना पड़ेगा। पाउडर चारकोल 2 पार्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 पार्ट है और टैनिक एसिड 1 पार्ट है। ये क्या होता है, ये बहुत सारे पॉइजन्स को मतलब यूनिवर्सल एंटीडोट वो एंटीडोट होता है जिसमें वो हम तब देते हैं जब हमें पता नहीं होता कि कौन सा उसने पॉइजन खाया है। बहुत सारी चीज़ों, देखो ये एल्कोलॉइड्स, बहुत सारे एल्कोलॉइड्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, बहुत सारे एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है, बहुत सारे बेसिस को भी न्यूट्रलाइज कर देता है, और ग्लूकोसाइड्स और मेटल्स, कई सारे हैवी मेटल्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो यूनिवर्सल एंटीडोट उस कंडीशन में दिया जाता है जब हमें पता नहीं होता है। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह काम आ जाए जो चीज़, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करें फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट। वो ये होते हैं जो स्पेसिफिक में, जैसे कि एट्रोपिन कब देते हैं, जैसे किसी ने स्ट्राइकाइकिन, ये क्या होता है, कुचला खा लिया, कुचले में विष खा लिया, ठीक है। स्ट्राइकाइकिन काहे का होता है, कुचला का होता है एल्कोलाइड, तो उसने वो खा लिया तो उसकी जगह पर डाइजापाम दे सकते हैं, ठीक है। मॉर्फिन किसी ने बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नलोक्सिन दे सकते हैं, ठीक है। साइनाइड किसी ने ले लिया तो अमाइल नाइट्राइड दे सकते हैं। एंटी स्नेक वेनम
कब हम लोग देते हैं, जब किसी को स्नेक ने काट लिया, ठीक है। मिथ्योनिन कब दे सकते हैं, एसिटाइल सिस्टीन मिथ्योनिन कब दे सकते हैं, किसी का पैरासीटामोल का ओवरडोज हो गया तो ये दवाई देते हैं, एसिटाइल सिस्टीन मिथ्योनिन, ये बात याद रख लिया क्योंकि पैरासीटामोल का अधिकतर ओवरडोज हो जाता है, ठीक है। चिलेटिंग एजेंट्स इंटरेक्ट्स विद हैवी मेटल प्रोड्यूस नॉन टॉक्सिक मेटेलिक कंपाउंड्स। चिलेटिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जैसे जो हैवी मेटल्स होंगे, लेड वगैरह हो गया, पैलेंडियम वगैरह हो गया, तो ये हैवी मेटल से रिएक्ट करके नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस बना देते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जांपल्स है ब्रिटिश एंटी लिवर्साइड डाइमर कारपोल, या BAL के नाम से आएगा, हो सकता है इसकी फुल फॉर्म पूछ ले आपसे 1 नंबर में, तो ये भी याद करने वाली चीज़ है। ब्रिटिश एंटी लिवर्साइड डाइमर कारपोल, ये आर्सेनिक में इस्तेमाल हो सकता है, लेड में हो सकता है, लेड कॉपर मरकरी। अब मैंने कुछ चीज़ें कॉमन उठा रखी हैं, देखो लेड कॉपर उसमें भी है, EDTA में भी लेड कॉपर है, तो लेड कॉपर याद कर लीजिएगा दोनों का, ठीक है। पेनिसिलामाइन किसमें है, कॉपर और मरकरी, देखो कॉपर यहाँ से कॉमन हो गया, मरकरी यहाँ से कॉमन हो गई, ठीक है। कॉपर मरकरी ऊपर वाले में, कॉपर मरकरी नीचे वाले में भी है। डेस्फेरोक्सीमोन, देखो Fe काहे के लिए इस्तेमाल होता है, आयरन के लिए, तो आयरन हो जाएगा। सुसीमर किसके लिए, लेड मरकरी, लेड मरकरी, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन, देखो अब हम पहले हमने क्या किया, पहले हमने बाहर का पॉइजन जो जैसे निकाल सकते थे वो निकाला हमने, गैस्ट्रिक लिवाज करा के या उल्टी करा के कैसे भी करके निकाला, फिर हमने एंटीडोट दिया, फिर भी अगर नहीं निकला, अभी कुछ ऐसा पॉइजन है जो अब्जॉर्ब हो गया है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं फोर्स डाइवर्सन एंड अल्टरेशन ऑफ द pH, होल बाउल इरिगेशन और कैथेटर डाल के पूरा मतलब पूरा नली वाली डाल के कैथेटर नीचे से पड़ता है, ठीक है। कैथेटर डाल के पूरा जो पकवाशे में पहुंच गया है कंटेंट आपका, आमाशय से तो आपने पूरा निकाल दिया, अब पहुंच गया पकवाशे में, तो पकवाशे गुदा मार्ग से हम लोग कैथेटर एनल पार्ट्स अधिकतर कैथेटर डाल के आराम से फोर्स डाइवर्सन करा के विष को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा पेनोनियल रिमूवल बाय हीमोपर्फ्यूरेशन और हीमोफिल्ट्रेशन, ठीक है। पहले आता है हीमोडायलिसिस, डायलिसिस सबको पता है, वही है हीमोडायलिसिस, ब्लड का डायलिसिस करके ब्लड के अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं, देखो विष कहाँ होगा, विष जब रक्त में मिलेगा तो जाएगा किडनी के पास, ठीक है, हार्ट से किडनी के पास आएगा, तो किडनी कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है, तो हम लोग किडनी जो ब्लड जा रहा है उसको किडनी से जाने से पहले ही एक वेन पे लगा के सीधा डायलिसिस कर लेते हैं, ठीक है। डायलिसिस पढ़ाने की कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पर क्या होता है, एक वो चैम्बर होता है, वो डायलिसिस चैम्बर होता है, एक जगह एक नस पे इधर इस हाथ पे लगा के आराम से ब्लड लेते हैं, ब्लड पूरा इधर प्योरीफाई होकर डायलिसन मशीन में प्योरीफाई होकर दूसरे हाथ से चढ़ता रहता है, ठीक है, वो होता है डायलिसन। उसके बाद हीमोपर्फ्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग हीमोपर्फ्यूरेशन द ब्लड पासिस थ्रू द कार्टिलेज कंटेनिंग द सॉर्बेंट एबल टू अब्जॉर्ब टॉक्सिन, जैसे कि इसमें क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह हमने रख रखा है पूरा, डायलेजर, उसमें डायलेजर मशीन थी, मशीन के द्वारा हो रहा है। इसमें क्या होता है, कोई सब्सटेंस भर रखा है जैसे एक्टिवेटेड चारकोल वाला रखा है, वो क्या करता है, पॉइजन को अब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड को जाने देगा, ठीक है। तो हीमोपर्फ्यूरेशन भी हीमोडायलिसिस की तरह है, लेकिन उसमें क्या था, मशीन के द्वारा हो रहा है। इसमें एक्टिवेटेड चारकोल ले लिया, सिंथेटिक रेजेंस ले लिए, एनायन एक्सचेंज रेजेंस ले लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस, बाकी हम लोग सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करेंगे। मॉर्फिन है तो मॉर्फिन को दे देंगे, जैसे अगर किसी को दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल दे सकते हैं, ठीक है। अगर O2 कम हो रही तो आर्टिफिशियल O2 दे सकते हैं, अगर किसी को झटके आ रहे तो डाइजापाम दे सकते हैं, ठीक है। सोडियम बार्बोनेट अगर किसी को एसिडोसिस हो रही है, सोडियम बार्बोनेट रिटोरेशन ऑफ, अगर किसी का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो ORS वगैरह से काम, ORS IV के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजन, ये एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में नया जुड़ा है तो इसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सेव द लाइफ ऑफ द, देखो कोई भी ऑफिसर हो उसकी पहली ड्यूटी उसकी यही है कि पेशेंट की जान को बचाना है। फॉर लीगल पर्पस टू डिटरमाइन द मैनर ऑफ द पॉइजन, देखो अगर उसे पता करना है, देखो ऑफिसर है तो उसे ये भी पता करना है उसे मारने के लिए दिया गया, एक्सीडेंटल हुआ है या होमिसाइडल हुआ है या सुसाइडल हुआ है, ठीक है। किसी ने इसको मारने के लिए ये जहर दिया तो पूरा केस बनता है बाकायदा, उसके ऊपर धाराएं चलेंगी, आगे धाराओं के बारे में बताएंगे। तो उसका नाम, उसकी उम्र, उसका लिंग, उसका ऑक्यूपेशन, क्या धंधा करता है, कहाँ रहता है, डेट, टाइम, किस समय भर्ती हुआ, क्या टाइम, सब कुछ वो नोट करके रख लेगा। इफ एडिक्वेट फैसिलिटी, देखो अगर जिस अस्पताल में वो है वहाँ पर अच्छी सुविधा नहीं है तो दूसरे अस्पताल में रिफ़र किया जा सकता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट देके, जैसे थोड़ी ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत है तो ऑक्सीजन वगैरह है उस हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन वगैरह ला के एम्बुलेंस से दूसरे हॉस्पिटल में रिफ़र कर दो, ठीक है।
इन केस ऑफ सस्पेक्टेड होमोसाइडल पॉइजन डॉक्टर मस्ट कलेक्ट, देखो अगर होमिसाइडल पॉइजन है, अगर किसी ने किसी को मारने की प्रयास किया है तो डॉक्टर की यह फ़र्ज बनता है कि वो उसका वोमिटस या ब्लड से जैसे उल्टी वगैरह है जो वो कलेक्ट करके रखनी पड़ेगी। इसलिए कोई ज़्यादा जहर वाला डॉक्टर बनना नहीं चाहता क्योंकि बहुत इसमें झमेला होता है। ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व द रिकॉर्ड द सिम्टम्स रिगार्डिंग, देखो क्या उसने खाना खाया था। अगर पेशेंट अगर होमिसाइडल का है तो आपको मतलब मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर सुसाइडल का है तो आराम से, अगर ठीक हो गया तो जाने दीजिए, अगर मर गया तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, वो धारा वही पढ़ेंगे। देखो डॉक्टर अगर प्राइवेट में है, अगर प्राइवेट प्रैक्टिशनर है जैसे कि हम लोग बनेंगे जो, तो वो उन लोगों के लिए क्या है कि अगर एक्सीडेंटल है या सुसाइडल है तो पुलिस को इन्फॉर्म करने कोई नहीं, मरीज आया, आपने इलाज किया, आप मरीज़ को जाने दे सकते हैं। ठीक है, बस आपको रिकॉर्ड रखना होगा 3 साल तक। लेकिन अगर गवर्नमेंट के डॉक्टर है, अगर आप किसी का गवर्नमेंट डॉक्टर बन गया कोई, तो उसे सारे केसेस को पुलिस मजिस्ट्रेट को देना पड़ता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, पढ़ लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे धाराओं के बारे में। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 39 में क्या होता है, डॉक्टर इज बाउंड टू गिव इन्फॉर्मेशन टू पुलिस रिगार्डिंग ऑल केसेस ऑफ सस्पेक्टेड होमोसाइडल पॉइजन। इसके तहत क्या होता है, ये लगती है गवर्नमेंट वालों के, नहीं ये लगती है सबके ऊपर। ठीक है, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 39, इसमें क्या होता है कि डॉक्टर बाधित है, मतलब डॉक्टर को ये सारी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई किसी ने किसी को मारने का प्रयास किया है जहर के द्वारा, तो डॉक्टर को सारी इन्फॉर्मेशन उस केस से रिलेटेड पुलिस को देनी पड़ेगी। अब हम लोग बात करेंगे 176, नॉन कंप्लीशन ऑफ सस्पेक्टेड होमिसाइडल पॉइजन इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 176 ऑफ IPC। धारा 176 के तहत उसे सज़ा मिलेगी अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो। ठीक है, उसका बाद अंडर सेक्शन 115, देखो इंडियन प्रोसीजर कोड की 175 के तहत द प्रैक्टिशनर इज समन्ड बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ही हैज़ टू बाउंड टू गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द केस। अगर उसे जैसे एक्सीडेंटल वाला केस, जैसे एक्सीडेंटल और सुसाइडल वाला केस आया तो नहीं इन्फॉर्मेशन देनी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बुलाया है तो उसे अपने केस की सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देता है तो उसे धारा 175 के तहत उसे सजा दी जाएगी। ठीक, तो उसके बाद पढ़ते हैं IPC की धारा 193, इफ़ द डॉक्टर गिव पुलिस फॉल्स इन्फॉर्मेशन ही इज चार्ज अंडर सेक्शन 193 ऑफ IPC। इंडियन प्रोसीजर कोड की धारा 193 के तहत अगर उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी, जैसे कई के डॉक्टर क्या करते हैं, उसने होमिसाइडल किया कहाँ, अब जो मतलब जिसने मारा है वो पैसे वाला है, उसने जाके डॉक्टर को बहुत सारा पैसा दे दिया, डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट बना दी, तो अगर ये बात अगर पता चल गई किसी को तो उसको धारा 193 के तहत उसे सजा मिलेगी डॉक्टर को। इफ़ द डॉक्टर इज सेक्शन 201 के तहत क्या होता है, इफ़ द डॉक्टर इज कॉसिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस चेंज अंडर चार्ज अंडर 201 ऑफ, देखो अगर उसने जैसे गलती से हो गया या जानबूझ के हो गया, अगर डॉक्टर ने जो सबूत हैं, जैसे सबूत क्या है, उसका वॉमिटस है, ठीक है, मर गया कोई मनुष्य, उसका जो उल्टी वाला है, खून सैंपल है, ठीक है, जो उसने निकाल के रखा है, जैसे कि क्या है, पार्टिकल ऑफ फूड, एक्सक्रीटा, मूत्र वगैरह, स्टमक वाश सैंपल शुड बी प्रिजर्व। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे धारा 201 के तहत सजा मिलती है। ठीक है, सेक्शन 201 ऑफ IPC के तहत उसे सजा दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं 202, कॉन्सिलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केस। अगर वो जो केस है उसके वही रिपोर्ट चुरा रहा है, गलत नहीं दे रहा है, मतलब बता ही नहीं रहा कुछ, डॉक्टर बोला हम डॉक्टर हैं, हम कुछ बताएंगे नहीं तुमको, तो उसको धारा IPC की धारा 202 के तहत सजा मिलती है। 309 और 39 लगभग सेम है। 39 में इन्फॉर्मेशन देना है, देखो CRPC 39 में देना इन्फॉर्मेशन, IPC की धारा 309 में प्राइवेट प्रैक्टिशनर को बाउंड नहीं है कि वो एक्सीडेंटल और सुसाइडल केस, होमिसाइडल अगर किसी ने मारने की कोशिश की तो उसे देनी पड़ेगी। अगर केस अगर ऐसा है कि वो एक्सीडेंटल है या सुसाइडल है तो उसे कोई बाउंड नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन दे। इंडोर पेशेंट रिकॉर्ड शुड बी मेड एंड प्रिजर्व फॉर 3 years। मैंने कहा था रिकॉर्डों को 3 साल तक रिकॉर्ड को रखना पड़ता है। ठीक है।